गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। दिसंबर 2019 में डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस 2019 के नाम से बताया। 11 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने इसका नाम COVID-19 यानी कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज 2019 रखा। इसे हम सार्स CoV-2 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो 2002 में आए सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से काफ़ी मिलता जुलता है। दोस्तों, कोरोना वायरस की कोरोनावायरिडी फैमिली से आता है। अभी तक 4 तरह के कोरोना वायरस पता लगाए जा चुके हैं। उसमें अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस है। कोविड-19 बीटा कोरोना वायरस है जिसका उद्गम बैट्स में होता है। दोस्तों, आज से पहले 7 बार कोरोना वायरस पैंडेमिक हुआ है, जिसमें से सार्स वायरस जो 2002 में आया और 2004 तक चला, ये भी चाइना में इमर्ज हुआ था और ये सबसे पहले बैट्स में था। हम जानते हैं कि वायरस जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, पर उस समय इसने किसी तरह से एशियन पाम सिविट में ये ट्रांसफ़र हुआ था और वहाँ से ये ह्यूमंस में आ गया था। इसके बाद और इसमें जो फर्टिलिटी रेट थी 2002 से 2004 के बीच में सार्स की, वो 9% थी और लगभग इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड 800 डेथ्स क्लेम की थी। इसके बाद 2012 में मर्स नाम से दोबारा बीटा कोरोना वायरस आया, जिसे हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये भी इंटर स्पेसिफिक स्पिलओवर की वजह से ये बैट से ड्रोमडेरी कैमल में आया और ये सऊदी अरेबिया में इसका पहला केस देखा गया था और पूरे यूएई में ये फैला। इसमें जो फर्टिलिटी रेट थी दैट वाज 40 to 50%, दैट इज़ वेरी हाई और इससे अराउंड 850 डेथ्स हुआ। दोस्तों, सबसे पहले कोविड-19 बैट्स में आया और बैट्स से ये संभवतः पैंगोलिन्स में आया और पैंगोलिन्स से ये फिर ह्यूमन में आ गया और लगातार इनके म्यूटेशन की वजह से ये नए नए मैमल्स को, अभी शेर को किया, फिर और भी जीवों में ही आ रहा है और इनके लक्षण बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। सबसे पहला केस कोविड-19 का चाइना के वुहान प्रांत के हुआनान सी फूड एंड लाइव एनिमल मार्केट में देखा गया था। दोस्तों, कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर में 4 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पेशली एस प्रोटीन, ई प्रोटीन, एम प्रोटीन एंड एन प्रोटीन। एस प्रोटीन का मतलब स्पाइक प्रोटीन, ई प्रोटीन एनवेलप प्रोटीन, एम प्रोटीन इज मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड एन इज न्यूक्लियोकैप्सिड। दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन या पेप्लोमर्स वायरस को होस्ट सेल से जुड़ने में मदद करते हैं। कोरोना वायरस का जो स्पाइक होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। ये इसके सरफेस पर प्रोजेक्शंस के रूप में निकला होता है। इसका जो आकार है वो क्राउन शेप्ड होता है और लैटिन में क्राउन को हम कोरोना कहते हैं और इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा। दोस्तों, ACE2 रिसेप्टर जो लंग्स, ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सेल्स के बाहर पाया जाता है, इसके अलावा ये हार्ट, किडनी और इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है, परंतु जो इनकी बहुतायत होती है वो लंग्स में होती है और ये इन्हें ACE2 रिसेप्टर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। इससे जाकर के कोरोना वायरस जुड़ता है और फिर ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। जो एफिनिटी है कोविड-19 की वो 15 टाइम्स हायर है सार्स वायरस की तुलना में। दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन के 2 हिस्से होते हैं, एक S1 सब यूनिट होता है, एक S2 सब यूनिट होता है। S1 सब यूनिट जो होता है वो वायरस को सेल से अटैच होने में मदद करता है, जबकि S2 सब यूनिट वायरस को होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में एंटर करने के लिए हेल्प करता है। कोविड-19 का जो एम प्रोटीन और ई प्रोटीन होता है वो फ्यूज होता है। दोस्तों, मेम्ब्रेन जो कोरोना वायरस की है वो इस वायरस को अपना शेप देती है और मेम्ब्रेन जो है वो बाई लेयर होती है जो कि होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से डिराइव्ड होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट जो प्रोटीन पाया जाता है वायरल बॉडी में वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल बनाता है असेंबली करने में। जो वायरल कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट बने हैं होस्ट सेल में उनको असेंबली करने में सबसे कम मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वायरस में वो एनवेलप प्रोटीन होता है और एनवेलप प्रोटीन ट्रेसेस में पाया जाता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन के प्रोजेक्शंस के रूप में मेम्ब्रेन्स में के बीच बीच में क्लब शेप निकला रहता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब जिसके कारण वायरल पार्ट्स अंदर सेल के हो सेल के अंदर बन पाते हैं। तो ये प्रोडक्शन में, वायरल पार्ट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दोस्तों, कोविड-19 एक आरएनए वायरस है और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन पॉजिटिव सेंस पाया जाता है। इसका जो जीनोम होता है उसमें 30,000 बेसेस पाए जाते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन आरएनए वायरसेस, वेरी लार्ज जीनोम विथ लॉट ऑफ डेटाबेस। इसके अलावा जो इसका जीनोम होता है वो कैप्सिड प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं और इस प्रोटीन को हम न्यूक्लियो एन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं कि वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसका एनवेलप, मेम्ब्रेन, ये सब बाहर ही रह जाते हैं, केवल जीनोम होस्ट सेल के अंदर जाता है। सेल के अंदर जाते ही ये जीनोम होस्ट सेल की मशीनरी को, प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी होती है उसको अपने काबू में लेता है और उससे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना जीनोम की कॉपीज़ बनाने, ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है और फिर अपने न्यूक्लियोकैप्सिड को भी जनरेट कराता है, अपनी मेम्ब्रेन को जनरेट कराता है बाय द डिफरेंट जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेल की, वहाँ से जनरेट कराता है और असेंबली होती है वायरस की सेल के अंदर। इसके बाद लिटिक साइकिल को फॉलो करते हुए वायरस उस सेल को डिस्ट्रॉय करता है और बाहर आ जाता है। अगर हम कोविड-19 के ट्रांसमिशन की बात करें तो सबसे ईजिली जो फैलता है ये वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होता है। जब कोई एक पेशेंट, एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो 1.8 मीटर्स तक ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जाते हैं, लगभग 6 फीट्स, और वहाँ अगर ये किसी के ऊपर पड़ते हैं तो उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसके ट्रांसमिशन का तरीका है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में। जब दो लोग मिलते हैं उसमें से एक इन्फेक्टेड होता है, अगर हैंड शेक होता है या गले मिलते हैं या किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो ये वायरस वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। तीसरा तरीका जो बहुत कॉमन तरीका है वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से होता है, कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसेस के। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी अपने म्यूकस सैंपल्स को या अपने म्यूकस ड्रॉपलेट्स को किसी भी सरफेस पे छोड़ देता है तो वो सरफेस कंटेमिनेटेड हो जाती है और जब कोई हेल्दी आदमी इस कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करता है तो ये उसमें जाने के चांसेस होते हैं। जो चौथा तरीका है इस वायरस के फैलने का वो पुअरली वेंटिलेटेड एसी रूम्स वगैरह में होता है, जैसे हॉल्स में, बैंक्स में। एक हॉल में जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो खांसने छींकने के बाद ये वायरस ड्रॉपलेट्स हवा में थोड़ी देर स्टे कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आने वाले लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि कोविड-19 का जब इन्फेक्शन होता है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज़, माउथ के रास्ते हमारे अंदर जाता है और सबसे पहले हमारी जो थ्रोट में म्यूकस रीजन होता है, म्यूकस सेल्स होती हैं, उनको इन्फेक्ट करता है और वहाँ थोड़ा ग्रो करता है। बाद में ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ जाता है। चूँकि ये लिटिक साइकिल फॉलो करता है और इससे बहुत सारे सेल्स मर जाती हैं, इसलिए हमें बहुत सारा इचिंग होता है, कफिंग प्रॉब्लम होता है। जब ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाइज तक पहुंच जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। इससे बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं। अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कोविड-19 में फीवर, ड्राई कफ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में हेडेक, सोर थ्रोट, नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, आजकल कुछ पेशेंट्स में शरीर में सूजन होती है, बहुत सारे पेशेंट्स में लॉस ऑफ स्मेलिंग सेंस आता है। दोस्तों, कोरोना वायरस के डायग्नोसिस के लिए आज हमारे पास पीसीआर टेस्ट अवेलेबल है। पीसीआर टेस्ट का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। इसमें हम जो सस्पेक्ट होता है या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके डीप थ्रोट में से कॉटन स्वैब से म्यूकस सैंपल लेते हैं, उसमें से वायरल आरएनए को आइसोलेट करते हैं और उसको एम्प्लीफिकेशन टेक्निक के द्वारा उनकी लैक्स ऑफ कॉपीज़ बनाते हैं। इन कॉपीज़ को हम सेपरेटिंग जेल के द्वारा सेपरेट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद पहले से जो हमें पता होता है कोविड-19 का वायरल सीक्वेंस, उससे कंपेयर करते हैं और इस आधार पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव टेस्ट घोषित करते हैं। दोस्तों, अगर कोविड-19 के ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के दिन में कोई भी अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे इंडिया, इस्राइल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब वैक्सीन्स बनाने का दावा कर रही हैं और ये अभी ह्यूमन ट्रायल्स इनके जारी हैं, पर आज के डेट में इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। इसके अलावा रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, बीसीजी वैक्सीन्स, ये जो अभी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं इनके ट्रीटमेंट में थोड़ा हेल्प कर रही हैं, बट दे आर नॉट द
स्पेसिफिक ड्रग्स फॉर कोविड-19। इसके अलावा अभी इंडिया के आयुष विभाग ने बहुत सारी योग को, भाप लेने को और वेपर थेरेपी को, ईथर थेरेपी को अभी अप्रूव किया है कि इससे फ़ायदे हो रहे हैं बहुत सारे पेशेंट के ट्रीटमेंट करने में। पर अभी तक आज तक कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइन अभी तक नहीं मिली है। जब किसी डिजीज़ की आपको ट्रीटमेंट नहीं होती है तो जानकारी ही बचाव है, और हम इससे प्रिकॉशन अगर लें तो हम आज कोरोना इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके लिए वेयरिंग मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, यूजिंग पीपी किट्स। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं या बार बार लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आप पीपी किट्स यूज़ कीजिए। पेशेंट एग्जामिनेशन करते वक्त भी पीपी किट पहनिए। बार बार हाथों को सैनिटाइज़ करिए। अगर आप घर के बाहर निकलते हैं तो हाथों को बार बार सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करते रहिए। ये सैनिटाइज़र्स में 70% से ज़्यादा अल्कोहल होना चाहिए। हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम जानते हैं कि ये बाहर से लिपिड लेयर से घिरा होता है, तो अगर हम अल्कोहल या साबुन यूज़ करते हैं तो बहुत ईजिली जो सोडियम स्टेरेट है वो इस लेयर को मेल्ट कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है अपने आप में। इससे वायरस तुरंत मर जाता है। सो वॉशिंग फ्रीक्वेंटली हैंड्स इफ़ यू आर इन द होम, आप बार बार हाथ धोइए। आपको ये सब चीज़ें, आदतें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। इसके अलावा आप अगर ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करें, और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको थोड़ा भी खांसी है, सिम्टम है, तो उनसे दूरी बना के रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है, और मैं भी आपको रेकमेंड करता हूं कि आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है, ये आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है। प्लीज़ डू इंस्टॉल दिस ऐप इन ऑल योर एंड्रॉयड मोबाइल्स। किसी के भी मोबाइल में, घर में 3, 4, 5 जितने भी मोबाइल्स हैं, हर में ये बनाइए। ये आपका अपना पर्सनल बॉडीगार्ड है, और इस तरह से हम अपनी भागीदारी कर सकते हैं कोरोना से अपने देश को बचाने में और अपने को सुरक्षित रखने में। थैंक यू।